बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द यू डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक अब क्लास का आगाज़ कर देना चाहिए। जब तक मैडम हमें ज्वाइन करती हैं तब तक आपको थोड़ा सा मैं इंट्रो करवा दूँ। आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? रिएक्ट कर कर आप शो करवा सकते हैं अगर मैं। चलें, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि तहसीलदार में, ये मैं आपका सिलेबस के साथ शेयर कर दूं मैं। ये आपके सामने सिलेबस है। ये 4 पेपर्स हैं तहसीलदार के, जिसमें एक जनरल नॉलेज का तो हो चुका। इसमें अब जो बकाया 2 पेपर्स हैं, 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं और एक एमसीक्यू टाइप पेपर है। जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें मार्क्स निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस तहसीलदार में निकलना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो एमसीक्यूज बेस्ड जो एक और पेपर है, इसमें आप जितनी मेहनत कर सकते हैं करके कोशिश करें अच्छे मार्क्स ले लें। ऐसा ना हो कि आपके सारे पेपर क्लियर भी हो लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से आपको बुलाया ना जा सके। तो जनरल नॉलेज में भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं और जैसा भी पेपर हुआ सो हुआ। अब हम फोकस करेंगे ये जो पेपर नंबर 4 है, एमसीक्यू टाइप पेपर ऑफ 90 मिनट्स ऑन रेवेन्यू लॉस। तो मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की है, तो मैडम इस बारे में हमें मुकम्मल गाइड करेंगी कि रेवेन्यू लॉस है कौन कौन से तहसीलदार के। ये कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि कितने दिनों में हम इसको कवर कर सकते हैं, कोई नोट्स वगैरह इसके हैं, एमसीक्यूज़ कौन कौन से प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के सेमिनार में डिस्कस होंगी। तो अगर तुझे क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि 40 मिनट की है, तो आपने उसी लिंक से 40 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेनी है अगर लेक्चर लंबा हो गया। तो मैं मैडम को मैसेज करता हूँ और वो इंशाल्लाह 4-5 मिनट में हमें ज्वाइन करती हैं। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैडम कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ऑलवेज वेलकम सर। आप तो मैडम, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इस सिलसिले में हम बच्चों से चैट में भी क्वेश्चंस लेंगे। तो वो ठीक है। चैट के दरमियान जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं नोट डाउन करता जाऊंगा। वो जब आप अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे तो मैं बाद में आपसे खुद क्वेश्चन दूंगा। ठीक है? तो जो बच्चे क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं ओके। वो अपने क्वेश्चन ड्रॉप करते जाएं, मैं उनके क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। तो जैसे ही मैडम अपना ठीक है, लेक्चर सो कम। यू आर द रिप्रेजेंटर ऑफ योर स्टूडेंट्स। ये ओके। यस मैम। ओके तो बच्चे को ओके ओके चैट बॉक्स में करते जाएं, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चंस को। जैसे ही मैडम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगी, एट द एंड आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर मैडम से आंसर करवा लेंगे। मैडम, जो पहला क्वेश्चन है श्योर। स्टूडेंट का, वो है कि रेवेन्यू लॉस है क्या है, ये क्या बला है? इस रेवेन्यू लॉस जो हमने तहसीलदार के लिए अच्छा, करने हैं। हम ऐसा करते हैं जी जी। कि मैं स्टार्टिंग, आई थिंक ये सारे बिगनर्स हैं, इनको नहीं पता, तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन ले लेंगे, जिन जिन के एड्रेस नहीं होंगे वो फिर हम क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन आंसर सेशन में एड्रेस कर लेंगे। ठीक है? जी प्लीज होपफुली मैम। जो मैं सेशन आपको दूंगी, इंट्रो दूंगी, उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा इनको सब कुछ। ठीक है? जी प्लीज। तो हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस से। ठीक है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो तहसीलदार है ना, उसमें एक पेपर तो ऑलरेडी जा चुका है जीके का। ठीक है? 400 मार्क्स का ये टोटल है। 100 मार्क्स के इसके 4 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें से जीके उन्होंने स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्ट कर दिया हुआ है। ठीक है? वो हमारे पास एक एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर लेते। अब जिनके जो हो गया वो तो चला गया। अब बाकी बचते हैं हमारे पास 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश है, उर्दू है और एक्ट्स है। अब एक्ट्स का बेसिकली हम इस तरह से फायदा ले सकते हैं कि देखिए, अगर आप दूसरे 2 सब्जेक्ट को लें इनके कंपैरिजन में, तो वो जो इंग्लिश है, उर्दू है, उसमें 100 मार्क्स हम नहीं ले सकते। ठीक है? उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भी बहुत आप लगा लो, बहुत हाई फाई मार्क्स भी अगर आप लेते हो तो 70 ले लोगे, 75 ले लोगे, इससे ऊपर आप नहीं जाओगे। क्योंकि 20 मार्क्स में से आपको जो है ना, अकॉर्डिंग टू सी एस एस, एज माई एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे शेयर करूँ, तो आपको 12
टू 13 14 इतने मार्क्स मिल रहे होते हैं। आपका एक्सीलेंट भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो आपको इतने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो उसमें कटिंग बहुत हो जाती है आपके मार्क्स की, जबकि हम एप्स में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम 100/100 भी ले सकते हैं। अब ये आपकी विल पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियस लेते हैं, आप इसको कितना टाइम देते हैं और कितना अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। सेशन हमने आपने मुझे कहा और मैंने कहा कि हम स्टार्ट कर लेंगे। मैं आप लोगों को साथ साथ एमसीक्यूज भी बताती जाऊंगी और जो जो आपको याद करना है वो सारे पोर्शन हम जो है ना वो मेंशन करेंगे। मैडम मैं इसमें कोई वो मैडम मैं जी जी सिलसिले में चाहता हूँ कि एक तो सेशन तो अलग चीज़ है, वो बच्चे जो सेशन ज्वाइन नहीं भी करना चाहते उनको भी प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएं कि अगर वो विलिंग है कि उन्होंने खुद तैयारी करनी वो खुद भी कर सकें, एटलीस्ट उन्हें पता हो कि उन्होंने पढ़ना क्या है। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए ये है कि सर हमारे पास 3 एक्ट हैं बेसिकली। जी इन 3 एक्ट में से ही हमारे 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। हर किसी के पास वो 3 एक्ट्स होने चाहिए। आप बुक लेना चाहें बुक ले लें, आप इनको डाउनलोड करना चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैडम ठीक ये है। डाउनलोड हो सकते हैं वैसे क्या? रेवेन्यू लॉस की बिल्कुल बिल्कुल डाउनलोड भी हो सकते हैं, और अगर आपने मतलब जरा एफिशिएंटली तैयारी करनी है तो आप इसकी बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। बुक का रेफरेंस हम क्लास के एंड पे जो है ना वो शेयर कर देंगे, जी ठीक ठीक है। है मैडम। तो वो ये बुक ले लें, उसमें इनको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, इनको बियर एप्स भी मिल जाएंगे और उनके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, तो वो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस उसमें से हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी ने सेशन नहीं लेना खुद से तैयारी करनी है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, नॉट अकॉर्डिंग टू मी कि मतलब आप मेरे से पढ़े या मैं पढ़ा रही हूँ तो इसलिए कह रही हूँ, चूंकि एक्ट में आपकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं इसमें जो है ना वो लॉ की डिफाइंड है, ठीक है। वो एक प्लेमैन जो है जिसने आर्ट्स पढ़ी हुई है या जिसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आई, टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। इन्होंने वर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो वो उसकी फिर आपको जो है ना वो प्रॉपर गाइडेंस ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अच्छी तैयारी करेंगे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका जो मेरिट है ना उसमें आप जरा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल रख सकते हैं, जी मैम, तो मैडम इसमें कौन कौन ठीक से है। एक्ट्स इंक्लूड हैं? अच्छा, इसमें 3 एक्ट हैं। पहला जो और लेंथीएस्ट जो एक्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है इसका दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। नोट कर लें आप लोग ना, इसको लिख लें। दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ईयर्स को मिक्सअप नहीं करना आपने, कोई और ईयर का नहीं लेना, हमने जो फॉलो अप करना है तहसीलदार के लिए वो 1967 है, ठीक है। जी ठीक। अच्छा, सेकंड जो हमने एक्ट फॉलो अप करना है वो है दी पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, ठीक है। ठीक हो गया, पंजाब टेनेंसी थर्ड वन एक्ट है 1868। हाँ 1887, 1887, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। 1887। थर्ड वन जो है वो है दी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। ठीक हो गया। ये वेस्ट पंजाब के एक्ट्स हैं बेसिकली, और हमने इनको फॉलो किया हुआ है। इनमें कुछ अमेंडमेंट्स की हुई हैं, तो वो फिर आपने इन्होंने ना जो न्यू एक्ट है ना जिसको हम फॉलो अप करते हैं, ये जो बुक्स में आ रहा है या जो आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये चीजें जो है ना अपग्रेड होके आपको मिलेंगी। तो मैडम ये इसमें 3 एक्ट हैं बेसिकली जो कौन हमने सा फॉलो एक्ट पहले पढ़ना चाहिए जो आसान हो पढ़ना बच्चों के लिए? हाँ, आसान तो मैं नहीं इतना कह सकती कि बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये एक्ट है और लॉ के बच्चों को ज़्यादा इसकी जो है वो थ्योरीज का और इनकी प्रैक्टिसेस का पता है, इनकी टर्मिनोलॉजीज का पता है। तो ये जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है ना ये पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें जो टेनेंसी एक्ट में एक्विजिशन एक्ट में जो चीज़ें आगे एक्सप्लेन की गई है ना उन्होंने रेफर कर दिया हुआ है सिर्फ, वहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है कि ये चीज़ें जो है ना पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। तो सॉरी, जी तो ये चीजें आपको फिर तभी पता चलेगी जब आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा हुआ है, उसमें सारी डिटेल आप जब पढ़ के इन बाकी एक्ट्स को दोनों को पढ़ोगे उसके बाद आप बेशक एक्विजिशन का पढ़ लो टेनेंसी का पढ़ लो, इनका कुछ नहीं है, लेकिन इनमें बहुत सारी चीजें लैंड रेवेन्यू की जो है ना वो मेंशन्ड है, तो वो अगर उसमें पढ़ी होंगी तभी आपको इन एक्ट्स में पता चलेगा कि अच्छा ये उसमें जो बयान की गई थी वही चीजें इसमें है। ये इन्होंने फिर आगे बयान नहीं की हुई ना, एक्सप्लेन नहीं की हुई। मैडम हमारे पास हार्डली 1 मंथ है, जैसे कि अभी पीएमएस जी जी होना है उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक में ही तहसीलदार शेड्यूल हो जाए।
तो हम मैक्सिमम कितने दिन ठीक में, है। ये जो आपने जो 3 एक्ट्स बताए हैं, कितने दिनों में ये या कितने लेक्चर्स में ये जो है एक्ट्स कवर हो सकते हैं? अच्छा सर, जो मैंने अपने लेक्चर्स के अकॉर्डिंग स्केड्यूल बनाया है, जो हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेशन देंगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाई है इसकी 12 क्लासेस। ठीक है, हर वीक में 3 क्लासेस होंगी, और वो मैटर करता है कि ये बच्चे उसको कितना सीरियसली लेते हैं। और ये अगर 2 आवर्स की क्लास लेते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी क्लासेस जो है ना 12 तो मैंने मैक्स करके रखी हुई हैं, ये 10 क्लासेस में भी जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल सेक्शन बनते हैं ना तीनों एक्ट्स को मिला के, वो 355 सेक्शन है। ठीक है, हमने इन्हीं को पढ़ना है, चैप्टर टोटल वाइज है या सेक्शन वाइज है, लेकिन टोटल टोटल जो 3 एक्ट को मिला, टोटल 355 सेक्शन है हमारे पास। अब देखिए 355 में से हमें 100 मार्क्स का आना है, सही। तो यहाँ हमने दूसरे सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना है। मुझे लगता है कि अगर आपको मेरिट लिस्ट पे ऊपर जाना है, तो आप ये वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें से आप 100/100 की उम्मीद भी रख सकते हैं, बाकी में नहीं रख सकते। सही। तो ये आपके 100 आपके हाथ में है, और ये 355 सेक्शंस है, मैडम तो इसके कितना को टाइम दे लेंगे आप? यानी कि अब वो 12 सिर्फ 2 आवर्स की क्लास हो, 12 दिन हो, तो उसके बाद बच्चे बेफिक्र हो जाएं इस सब्जेक्ट को लेकर। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, क्योंकि इनको एमसीक्यूज बता दिए जाएंगे, क्योंकि जो बेयर एक्ट है ना वो बहुत लेंथी है। ठीक है, आपको इसको सारा पढ़ना और फिर इसको समझना, बेसिकली बेसिक चीज़ है समझना कि इसकी टर्मिनोलॉजीज में कहना क्या चाह रहे हैं। पढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, इसको याद करना मुश्किल नहीं है, इसमें से एमसीक्यूज निकालना मुश्किल नहीं है। जब आपको बता दिया जाएगा ना कि पूरे पैराग्राफ में ये एमसीक्यूज बन रहा है और आपने उसी को याद करना है, तो फिर किस चीज़ की मुश्किल है? जी। अच्छा मैडम, अगर थोड़ा सा बच्चों को आज डेमो दे दिया जाए किसी भी एक्ट का जो आप चाहें, बच्चों को पढ़ा दिया जाए और उसके बाद बच्चों के क्वेश्चंस की तरफ जाएं। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं करती हूँ स्टार्ट। अच्छा, बेसिकली मैंने चूंकि आप लोगों को भी यही कहा है कि आप पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट ही पहले स्टार्ट करें, तो मैं इसी का जो है ना पहले चैप्टर के कुछ सेक्शंस है, मैं उनको एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। ठीक है जी मैडम। अब जो हमने दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो हमने यूज करना है, जो यहाँ जिससे हमने फॉलो करना है बेसिकली तहसीलदार लोगों ने, वो है 1967, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, लेकिन इसका भी आगे एक सब सेक्शन बनता है, कौन सा कि एक्ट 17 ऑफ 1967 है। ठीक है, आपका पहला पहला एमसीक्यूज ये है कि पंजाब आपको दिया जाएगा वहां पे कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट किस ईयर का हम जो है ना वो यूज कर रहे हैं, ये कौन सा ईयर है जो जिसको हमने पढ़ा है। तो ये 1967 है। अब यहाँ पे उन्होंने 1867 दिया होगा, मे बी उन्होंने 1887, क्योंकि हमने 1887 का ला भी पढ़ा हुआ है, हमने 1894 का ला भी पढ़ा है, और हमने 1967 का भी पढ़ा है। इन तीनों डेट्स को देख के भी वो कंफ्यूज कर सकता है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट कौन सा है। तो ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का आपको नेम बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके साथ जो एक्ट 17 ऑफ 1967 है वो भी आपको लाइन याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि एक जो एक्ट है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसके टोटल 50 चैप्टर्स हैं। वो चैप्टर्स भी पूछते हैं, जी आप जी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। वहां पे उन्होंने पूछा कि पंजाब लैंड रेवेन्यू के टोटल सेक्शंस कितने हैं। जी। मैं बच्चों तो से सेक्शंस की जब जी बात जी आएगी तो वो 184 सबसे लेंथियस्ट सेक्शन जो है ना एक्ट, वो हमारा पंजाब लैंड रेवेन्यू है, और इसके 184 सेक्शन है जी। मैं टोटल, बच्चों से 15 रिक्वेस्ट चैप्टर, करूंगा 184 सेक्शन। कि अपने पास कॉपी पेंसिल रखें बच्चे, और चीज़ें इस तरह नोट डाउन करते जाएं। जी जी बिल्कुल, ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये जी। आपके वो एमसीक्यूज हैं जो आपसे पूछे जाएंगे वहां पे। क्योंकि सम टाइम होता है कि हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो एट दी एंड चीज़ें वही ज़्यादा देर तक जहन में रहती हैं जो हमने लिखी होती हैं। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, आपको बिल्कुल, थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा और कि आपने किस नो तरह करना डाउट कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है जब आप सुन रहे हैं। और देखिए, मैं एक दफा रिपीट नहीं कर रही, मैंने अभी इन 3 क्वेश्चंस को ही 3 से 4 दफा रिपीट कर दिया है। तो आपको वहां पे बैठे हुए आपको ये चीजें याद भी आ जाती हैं कि अच्छा मैम ने ये बताया था। जी। हम किसी भी चीज को एक दफा तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम 2 से 3 दफा इसको रिपीट करेंगे, तो वो कुछ मेमोराइज यहाँ से हो जाएगा। एक दफा आप लेक्चर पढ़ लोगे, एक दफा आप रिवीजन करके जाओगे, तो इंशाल्लाह आपका जो है ना वो अच्छे मार्क्स ले लेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसके चैप्टर्स की हेडिंग याद होनी चाहिए, हमें सेक्शंस याद होने चाहिए, सेक्शन नंबर भी याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब पता नहीं बच्चों के पास एक्ट्स मौजूद हैं या नहीं, वो मैडम बताइएगा मैं आप लोगों के पास एक्ट्स हैं? एनीवन किसी के पास एक्स हो या किसी ने पहले देखे हो, या सारे जस्ट बिगनर्स हैं? नेक्स्ट मीटिंग में हम जो है ना वो एक इसमें
फॉरवर्ड करेंगे एक्ट, ठीक है सर? मैं जी आप मुझे जो फॉरवर्ड आप कर स्क्रीन दीजिएगा। शेयर करेंगे ना, जी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, जो स्क्रीन शेयर होगी इस पे वो हमारे एक्ट्स आने चाहिए ताकि बच्चों की नजर भी पड़े उस पे, जी उन्हें पता एक्ट्स हो भी कि आएंगे, कौन सा मैं एक्ट सामने इंशाल्लाह आ रहा अपने है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी भेज दूंगा सबको, और जो नोट्स है जी आपने बिल्कुल उनकी जो बिल्कुल। समरी बनाई हुई है इंशाल्लाह हम वो भी इनके साथ शेयर कर देंगे। ओके ओके, कुछ बच्चों के पास है, वेल एंड गुड, और जिनके पास नहीं है वो लिखते जाएं, वो लिख लें, क्योंकि मैं कोई फास्ट नहीं बोल रही, इजीली बोल रही हूँ, तो आप लोग लिख सकते हैं, और ये एमसीक्यूज हैं तो वो आप लिखते जाएं, ठीक जी है? मैम कंटिन्यू प्लीज। चीजें नोट करते जाएं, आपने इनको तैयारी किस तरह से करनी है। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर जो है इसका, उसके 4 सेक्शन है, ठीक है? उसमें आती है हमारा इंट्रोडक्शन। अब पहला जो सेक्शन है वो हमारा 3 चीजों को मिला के एक सेक्शन बनाया हुआ है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। शॉर्ट टाइटल जो मैंने अभी आप लोगों को की थी, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, 1967 का हम फॉलो अप कर रहे हैं, तो यही इसका शॉर्ट टाइटल है। एक्ट का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 है और सेक्शन इसका 1 है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। वो कहते हैं कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इस पूरी लाइन को आपने एज इट इज याद करना है, ये आपका एमसीक्यूज है। मैडम एक ठीक है, क्वेश्चन मेरे माइंड में आ वो रहा है, जी जी, इसमें 3 एक्ट्स हैं, हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ये सब डिफरेंट है। देखें, अभी मैंने आपको जो टाइटल बताए हैं ना, दी पंजाब लैंड रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू का एक्ट है, जो हमने, ये गवर्नमेंट से रिलेट करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेट करता है कि वो लोग जो है अपना प्रोसीजर एग्रीकल्चर का किस तरह लेके चलते हैं, ठीक है? लैंड का प्रोसीजर ये लोग किस तरह फॉलो अप करते हैं, गवर्नमेंट अपना टैक्स किस तरह से लेती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर जमीनी मामला आते हैं, इनके कुछ झगड़े आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तहसीलदार और ये असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये इन मामला को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये सारा जो है ना प्रोसीजर, ये हम लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ेंगे। जी मैम। फिर आता है आप लोगों में से मोस्टली लोगों की जमीनें होंगी, तो उनको इस चीज का पता होगा कि टेनेंट होते हैं, ठीक है? हम अपनी जमीन जो है वो आगे किसी को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, काश्तकारी के लिए कर रहे होते हैं, कुछ लोग ठेके के लिए दे रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट टर्म्स होती हैं। वो जितनी टर्म्स हैं और जितनी कंडीशंस हैं, और वो टेनेंसी को लेके, उन मज़ारों को लेके, और उस जो एक लैंडलॉर्ड है उसको लेके, और गवर्नमेंट को लेके, बाजू का तो होता है ना कि आपका और आपके टेनेंट का एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। आपका और आपके टेनेंट का कोई झगड़ा हो गया, आपने प्रोडक्ट किस तरह से, प्रोडक्शन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने लैंड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके एग्रीमेंट कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें हम टेनेंसी एक्ट में पढ़ेंगे। दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट लेकिन चूंकि मैंने कहा कि ये एक्ट जो लैंड रेवेन्यू का है, इसकी चीजें फॉलो अप होंगी, तो वो क्यों होंगी? क्योंकि उसमें भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है। तो जो ऑफिसर्स हैं, इनकी जो ड्यूटीज हैं, वो मोस्टली उन्होंने इसमें बयान कर दी हुई है, इसमें एक्सप्लेन कर दी हुई है लैंड रेवेन्यू में। तो ये फिर वहां पे रेफर कर देते हैं कि ये चीजें हमने वहां पे पढ़ी हैं, तो ये वही चीजें फॉलो होंगी आगे नेक्स्ट, ठीक है? अब लैंड एक्विजिशन एक्ट जो थर्ड वन है, वो इस तरह से डिफरेंट है कि वो टोटली गवर्नमेंट है, उसमें ना तो पब्लिक काम करेगी, ना ही उसमें टेनेंट काम करेंगे। पहला कौन सा है? पहला सेक्शन है लैंड को लेके, कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, लैंड रेवेन्यू वाले काम कैसे करेंगे, बोर्ड रेवेन्यू काम कैसे करेगा, गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी। सेकंड टेनेंसी पे। थर्ड एक्विजिशन पे है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई लैंड लेनी है, फॉर एग्जाम्पल वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो रोड्स बना रहे हैं, वो कुछ भी अपनी को बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहे हैं, तो उनको भी लैंड चाहिए। अब वो लैंड गवर्नमेंट की तो नहीं है, वो लैंड अगर किसी बंदे की है, किसी प्रॉपर्टी डीलर की है, तो वो उससे लेने के लिए उसे कौन सी कंडीशन जो है फॉलो अप करनी पड़ेगी, वो सारी लैंड एक्विजिशन एक्ट में है। तो टोटली डिफरेंट एक्ट्स हैं। जी मैम। ठीक है, जी जी, और कोई क्वेश्चन? बस यही था, आप अपना पिछला टॉपिक कंटिन्यू कर लें जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे थे चैप्टर सेक्शन एक्ट्स वगैरह पैराग्राफ को। हाँ जी, तो शॉर्ट टाइटल की मैंने आपको बात बता दी। अब आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि आपका टाइटल क्या है, जो मैंने पहले भी रिपीट किया, अगेन रिपीट कर रही हूँ। तो ये आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का। सेकंड, वो कहते हैं एक्सटेंट, ये एक्ट अप्लाई कहाँ कहाँ होगा? तो ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये होल पंजाब पे अप्लाई होगा एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज, उनको निकाल दें, अदरवाइज पूरा पंजाब जो है वो इसी एक्ट को फॉलो करता है। ये हो गया इसकी एक्सटेंट।
आगे आ जाती है कमेंसमेंट। अब इसकी कमेंसमेंट कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। किस तरह से करेगी? बाय नोटिफिकेशन करेगी। और इनका एक मेथड होता है, गवर्नमेंट हमेशा कोई ऑर्डर देती है लैंड रेवेन्यू को लेके, एक्विजिशन को लेके या टेनेंसी को लेके, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जो गवर्नमेंट है वो अपना एक गैजेट जो है ना पब्लिश करती है। उस गैजेट में उन्होंने जो है ना नोटिफिकेशन देना होता है, और ये नोटिफिकेशन और वो गैजेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के बाद यहाँ पे अगर कोई अथॉरिटी है तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाएगी, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आगे फिर तमाम जितने भी उसके रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको जो है ना वो फॉलो करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो अब ये कमेंसमेंट की इसकी गवर्नमेंट ने हो गया। आगे सेकंड सेक्शन इसका आता है। सेकंड सेक्शन क्या कहता है कि पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन अनसुटेड देयरटू। वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब उन्होंने यहाँ पे एरियाज मेंशन नहीं किए। अब पहले वाला जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट है ना, उसमें आपके तीनों के तीनों सेक्शन जो है, सब सेक्शन वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए कि एक्ट का नेम क्या है। कंप्लीट एक्ट अप्लाई कहाँ कहाँ पे होगा? ऑल ऑफ द प्रोविंस पे होगा, लेकिन ट्राइबल एरियाज में इंक्लूडेड नहीं है। अब चाहे तो वो ये पूछ ले कि कहाँ कहाँ अप्लाई है, चाहे वो ये पूछ ले कि कहाँ अप्लाई नहीं होता, तो ये दोनों भी चीजें एमसीक्यूज में आ सकती हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसकी कमेंसमेंट कौन करेगा? इसमें सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि गवर्नमेंट करेगी, और किस तरह से करेगी? बाय नोटिफिकेशन करेगी। ये 3-4 एमसीक्यूज इसी एक एक्ट सेक्शन में आपके बन रहे हैं। अगले में कुछ खास नहीं है, उसमें सिर्फ आपको ये कहना है कि गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बताएगी कि कौन से एरियाज को इसमें से एक्सेप्ट करना है और कौन से एरियाज इस एक्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं और कौन से नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज आपको, एक पहली बात आपको एक्ट की हेडिंग याद होनी चाहिए, सेक्शन की हेडिंग विद नंबर याद होनी चाहिए, क्योंकि वो ये भी पूछ सकता है कि चैप्टर 1 का सेक्शन 2 कौन सा है। ठीक है, या वो आपको हेडिंग देगा कि पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन अनसुटेड देयरटू इज फ्रॉम व्हिच सेक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 का सेक्शन 2 है। ये इस तरह से उसने इन चीजों को घुमाना है, लेकिन इसमें अंदर की जो चीजें पूरे जो 2 सब सेक्शन दिए हुए हैं, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है सिवाय इसके कि गवर्नमेंट ने बताना है बाय नोटिफिकेशन कि कौन से एरियाज को इंक्लूड करना है और कौन से एक्सक्लूड। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन भी सिमिलर है, वो है एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। वो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे फर्स्ट सेक्शन में उन्होंने ट्राइबल एरियाज को एक्सक्लूड किया है, इसी तरह अगर कोई और एरिया आता है, कोई लैंड आती है, कोई सर्टेन कंडीशन आती है कि इस वक्त ये वाली लैंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इस पे कोई भी पावर अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसका एक्सक्लूजन कौन जो है वो नोटिफाइड करेगा? वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। अब आपको मिसकंसेप्शन जो होगी, जहाँ पे आप जो है मिस करेंगे, वो चीजें ये है कि कहाँ पे गवर्नमेंट रूल कर रही है और कहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कहाँ पे तहसीलदार, कहाँ पे कमिश्नर। इस सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं अथॉरिटीज को समझना कि कब कौन सी अथॉरिटी जो है ना वो पावर में है। अब पहले 2 सेक्शन में गवर्नमेंट पावर में थी, थर्ड में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जहाँ जहाँ जो पावर जो है वो कंटिन्यू करेगा वो विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपको आगे आगे बता दिया जाएगा जहाँ जहाँ पे जो एप्लीकेबल होंगी। आगे कंटिन्यू करना है सर? जी जी कर लें। डेफिनेशन का जो है ना ये बहुत लेंथी है थोड़ा, जैसे तो आप हमें नसीब लगेगी लगे, बच्चों को थोड़ा क्रक्स मिल जाए स्टूडेंट्स कोई। इंटरेस्टेड हैं। हाँ, स्टूडेंट्स से पूछ ले इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं इनको डेफिनेशन जी की जो है ना स्टूडेंट। वो जरा बता देती हूँ, जी क्योंकि बच्चों ये क्या वो करते हैं आप? डेफिनेशंस हैं जो ये। हाँ, कर लिया, आप बताएंगे अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जी मैडम करें कंटिन्यू। ये क्रक्स टेक्निकल पॉइंट्स कुछ बता देना, बारीकियाँ, कि बच्चे ने जिन्होंने खुद पढ़ना है वो ये बात रख ले कि आपने ये बारीकियाँ, ये टेक्निकल पॉइंट्स को इस तरह लेकर चलना है। डेफिनेशंस तो वो पढ़ लेंगे, वो यानी मैं कि टेक्निकल पॉइंट्स हो जाएं, क्योंकि जी जी टाइम आउट हो रहा है मीटिंग का। तो ठीक है, तो आपको ना जो डेफिनेशंस पढ़नी है ना, आपको वो डेफिनेशन वैसे याद होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर अगर ईयर पूछ रहा है ना, तो एग्रीकल्चर ईयर में 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1st डे ऑफ जुलाई होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सच अदर डेट एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो भी वो बताएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो डेट भी हो सकती है। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि सिर्फ 1 जुलाई ही इसकी डेट नहीं है। ऑप्शन में 1 जुलाई भी होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा, और तीसरा ऑप्शन बोथ भी हो सकता है और नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो जहां आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि दोनों 1st डे ऑफ जुलाई
प्लस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डेट पे रिकमेंड कर सकता है, वो वाला ऑप्शन आपने इसका लेके जा। और ये डेफिनेशन आपको वैसे रटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन इक्वली उन्होंने या तो आपको एक टर्म दे देनी है और डेफिनेशन आगे लिख देनी है, या डेफिनेशन दे देनी है और टर्म पूछ लेनी है एमसीक्यूज में। तो ये आई थिंक बनती है आपकी 28 विद अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको टोटली जो डेफिनेशंस है वो एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, विद हेडिंग्स विद नंबर्स। इसमें ये भी लिखा जाता है कि स्टेट जो है वो किस सब सेक्शन में बताई गई है, तो इसका सब सेक्शन 9 है। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 9 बताता है कि स्टेट किस तरह से इसमें मेंशन की गई है और स्टेट में कौन कौन से एरियाज आते हैं। ठीक है, तो बाकी इसकी डेफिनेशन जो है वो तो पढ़ेंगे, और उसकी जो एक टर्म्स हैं उसमें उनको असेस करने के बाद ही आपको डेफिनेशन समझ आएगी। फॉर एग्जांपल अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेकंड पे आता है। पहला एग्रीकल्चर ईयर है वो मैंने आपको बता दिया, सेकंड अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू है। तो अब अरियर्स क्या होते हैं? अगर आपने लैंड रेवेन्यू पे करना था, आपने आधा पे कर दिया और कुछ रह गया, वो अरियर्स में जाता है। अनपेड रेवेन्यू जो है उसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे, और जो पूरे इन तीन जो लाज है हमारे, इन तीनों लाज पे अरियर्स का लफ्ज ही यूज होगा। पूरी डेफिनेशन वहां पे कहीं नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ उन्होंने मेंशन कर दी हुई है। तो वो लोग होंगे जिन्होंने पे नहीं की ड्यू डेट के अकॉर्डिंग अपना लैंड रेवेन्यू। ठीक है, आगे असेसमेंट सर्कल है। अब असेसमेंट सर्कल क्या होता है? वो लोग जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो एक एरिया लेता है सिमिलर लैंड्स का, सिमिलर लैंड्स का एरिया लेगा, उस पे सिमिलर टाइप ऑफ वो लगा देगा कि जनाब ये एरिया भी सेम है, इसकी प्रोडक्शन भी सेम है, इसकी कंडीशंस भी सेम है। तो इस सारे एरिया से जो है ना वो हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 500 रुपीज उन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया, तो वो पूरे एरिया जिस पे 500 लगाया जाएगा वो सारा एरिया असेसमेंट सर्कल कहलाएगा। तो इस तरह की इसमें टर्म्स है, आपको ये सारी डेफिनेशंस बाय नेम, बाय सेक्शन और बाय हेडिंग सब याद होनी चाहिए। ये आपको रट्टी होनी चाहिए। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आने हैं और ये आएंगे। ठीक है जी जी बच्चों, सर, कुछ क्वेश्चंस आए हैं बच्चों जी के, जी अगर आपने पूछने हैं तो मैंने वो पूछ लिखे लें। हुए हैं। मैं बच्चे सो तो नहीं रहे, इनसे कुछ क्वेश्चंस निकाल लें। मैडम आपने जैसे कि अभी बताया था कि टोटल चैप्टर्स कितने, कोई बच्चा बता सकता है कितने चैप्टर्स बताए थे मैडम ने? हाँ, मैंने पंजाब लैंड रेवेन्यू के जी टोटल चैप्टर भी बताए हैं और टोटल हाँ। सेक्शन भी बताए हैं। बताएं जरा कितने चैप्टर हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के? गुड, ये मोहम्मद जमान ने आंसर किया। और सेक्शन कितने हैं जरा टोटल बताइएगा, मैंने बताए थे आपको कितने सेक्शन है। 180, गुड जॉब। और और ये क्या एक ही स्टूडेंट जाग रहा है यहाँ पे? बाकियों के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे? एक्ट किस साल का था ये भी आपने बताया था? हाँ, ईयर बताएं जरा, ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं? ओके, अगर आगे मैंने एक सब सेक्ट भी बताया था इसका। ये 1967 तो है, लेकिन कौन से वाला? नंबरिंग क्या है इसकी? 17, गुड गुड जॉब। ओके, एग्रीकल्चर ईयर की क्या डेट है? कहाँ से स्टार्ट होता है? देखा? और अगली जो बात बताई थी मैंने यहीं पे स्किप कर गए आप लोग तो। नो 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 गाइस, 1 जुलाई प्लस रिकमेंडेड डेट बाय दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा बच्चों। ये आपको याद रखना है कि कौन गवर्नमेंट का कर रही है काम, और ये जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट इटसेल्फ। ओके, अच्छा अरियर्स क्या होते हैं? जाग रहे हैं बच्चे भाई, जाग रहे हैं, लेकिन कोई एक दो ही जाग रहा है बस शायद। मजर, उमर, जमान, ठीक। रिमेनिंग्स, हाँ, अनपेड, अनपेड लैंड रेवेन्यू। जी सर, जी काइंडली आप इनके क्वेश्चंस ले जी लें, मैंने फिर क्वेश्चंस मीटिंग लिखे का हुए हैं। टाइम आउट हो जाना है। जी जी इसमें फर्स्ट तो पूछ रहे हैं इसकी फ़ीस कितनी है। फ़ीस के बारे में बच्चों को मैं बता दूं, जस्ट 2000 फ़ीस है, 12 लेक्चर्स होंगे, 2000 फ़ीस है। और एडमिशन के सिलसिले में जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अब जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर अपना बता दूं, मैंने जब FBR के एक्ट्स पढ़े थे ना, तो ये इतनी यकीन मानी इतनी घुमा फिरा कर बातें थी ना इंस्पेक्टर FBR की जब सीट्स आई थी
तो समझ नहीं थी लगती। जी, लेकिन जी। जब इन फील्ड गए हैं और जाकर हुँ, पढ़ा है तो इतना, यानी कि किसी से पढ़ा है अपने उस्ताद से, यानी कि जो मेरे सीनियर्स हुँ। थे, उन्होंने, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। कि आधे सफ़े की डेफिनेशन होती थी और मुझे सिर्फ ना 2 लाइनें पढ़ाते थे, कहते ये पढ़ो और फिर दोबारा पढ़ो। मैं पढ़ता था, सारी चीज़ें इस तरह लगता था जिस तरह मैं वो पानी पी रहा हूँ। सर एप्लीकेबल भी वही चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए अभी मैंने इनको पूरा एक पैराग्राफ था जिसका मैंने सिर्फ़ इनको एक शॉर्टकट बता हुँ, दिया है कि हुँ। आपको सिर्फ़ इसमें याद रखना है कि हुँ, ये जो हुँ। पावर है ना, हेडिंग है एक, आपने हेडिंग याद करनी है और सिर्फ़ ये याद कर लेना है कि ये गवर्नमेंट है जो ना ये करेगी काम, बस। जी, इसमें इनका ये हो जाएगा ना, इनकी जो अपनी हेडिक है, ये जो, क्योंकि टाइम इनकी शॉर्ट टाइम है, सेविंग हो जाएगी। टाइम सेविंग हो जाएगी, जो हुँ, इन हिसाब से, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे बिल्कुल। नालायक हैं जो अकेडमी ज्वाइन, ऐसा नहीं है, इसमें ये है कि इनकी टाइम सेविंग नहीं, बहुत नहीं, हो नहीं। जाएगी, टाइम बहुत कम है। तो टाइम सेविंग, और देखिए अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूँ तो इसको इनकी टर्म्स को समझने में और इनकी टर्मिनोलॉजी जो है, क्योंकि इन्होंने वर्डिंग यूज़ की हुई है लॉ की। हुँ, हुँ। जो हम लॉयर हमारे पढ़ते हैं, जो एलएलबी की डिग्री करते हैं ना, ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो वो हमें आम बंदों को नहीं आती। हमें नहीं पता होता कि ये वाली तो वो उस टर्म को सर्च करेंगे, फिर उसके मीनिंग्स को देखेंगे, फिर वो वापस आएँगे, फिर अपने आप को पढ़ेंगे और फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो बहुत टाइम जाएगा और अब इतना टाइम नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक सेक्शन ही नहीं पढ़े हुए, जिन बच्चों ने अभी तक टच भी नहीं किया हुआ, तो वो जो है ना उनके लिए फिर ये ईज़ी है कि वो किसी से सुन ले, उनको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, वो जितनी मेहनत उन्होंने टर्मिनोलॉजी को समझने में लगानी है, उतनी मेहनत वो उसको याद करने में लगा लेंगे, जो उनको बता दिया जाएगा। अच्छा मैडम, इसमें शेड्यूल ऑफ लेक्चर्स बच्चे पूछ रहे थे, लेक्चर्स का शेड्यूल क्या है? हुँ। तो देखिए ये 2 आवर्स की क्लास होगी, वो मैंने मेंशन कर दी है, 2 आवर्स से कम नहीं होगी। 2 आवर्स में हमारा जितना हो सका, और अगर हमें लगा कि हमारे पास टाइम कम बचा है और हमारे सेक्शन ज़्यादा बच गए हैं, तो मेबी हम इस टाइम पीरियड को बढ़ा भी दें। लेकिन 2 आवर्स से कम नहीं क्लास होगी, 2 आवर्स की तो क्लास होगी। टाइमिंग का मैं आपको बाद में गाइड कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं किस टाइम पे जो है ना इस सेक्शन से ही रखेंगे। इवनिंग प्लस नाइट में कोई इसका होगा, मतलब 6 बजे के बाद जो आपने बता दिया, फ़ी आपने बता दी है इनको। जी, जी, मैं और फिर बता दूँ, मैसेजेस आ रहे हैं। ब्रीफिंग मैंने दे दी है कि मैं इनको होपफुली मैं इतना इनको इजीली पढ़ाऊँ कि इनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बस ये लेक्चर्स प्रिपेयर करें और अच्छे मार्क्स आ जाएँगे इनके इंशाल्लाह। अच्छा, ये जी मैं, लेकिन सिंसियरिटी जी, जी, चाहिए, इनकी टाइमिंग चाहिए इसके लिए। जी, तो बच्चों, फ़ी दोबारा से जी, पूछ रहे जी, हैं सर ये। 2000 फीस होगी सिर्फ इसके लिए, 12 डेज का सेशन होगा। और एडमिशन के सिलसिले में जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस पर आपने व्हाट्सएप करना है, तो आपको सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और अकाउंट्स की डिटेल भी आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएंगे। इसके अलावा मैडम, बच्चों ने एक क्वेश्चन ड्रॉप ओके। किया था हुँ, कि हुँ। विच टाइप्स ऑफ नोट्स होंगे जो आप इनको प्रोवाइड करेंगे? देखिए नोट्स आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हों, तो आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। बाकी मैं ये कोशिश करूँगी और मेरी ये एक आप लोगों से उम्मीद भी होगी कि आप लोग अपने सेशन को ये आसानी से जो सुन सकते हैं, जो लिख सकते हैं ना, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएँ। ठीक है? क्योंकि नोट्स सबके अलग होते हैं। अपनी टर्मिनोलॉजीज़ के साथ, अपने हिसाब से अपने नोट्स साथ-साथ बनाते जाएँ, बाकी अकॉर्डिंग टू द नीड हम प्रोवाइड करते जाएँगे। और मैडम, आपने स्टार्ट पर एक बुक रेफरेंस का बताया था कि मैं रेफर कर दूंगी, तो वो कौन सी बुक थी? जी, जी, वो मैं सर आपको इनबॉक्स कर दूँगी उसकी पिक्चर, तो जो लोग इसमें होंगे आप फिर उनसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मैं आपको लास्ट भी सेंड करूँगी और वो बुक भी। मैं वैसे ये कहूँगी कि आप जो है ना नेट से डाउनलोड करने की बजाय उस बुक को अगर परचेज़ कर सकते हैं तो परचेज़ कर लें, क्योंकि वो फिर आपको एमसीक्यूज़ में भी हेल्प करेगी। जी, ठीक है। अच्छा, पेपर का पूछ रहे थे एक भाई, तो इसका जो पेपर है, अभी तो पीएमएस का होगा, पीएमएस के बाद एक्सपेक्टेड है तहसीलदार का, तो लाइकली कि, फेब में ऑलमोस्ट। जी, फरवरी में ऑलमोस्ट, सीएसएस से पहले हो सकता है। तो इस सिलसिले में अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप कर दें, फिर हम मीटिंग एंड करने जा रहे हैं। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन एनी मोर। चलें, ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम ओके, निकाला। ओके जी, ओके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके, मैं ओके, अल्लाह हाफ़िज़।